Hello all, my name is Rahul Sharma and recently I have secured rank 6 in HS exam. तो आज हम बेसिकली सबसे पहले तो आंसर राइटिंग पे बात करेंगे। तो कल के हमारे जो क्वेश्चंस थे उनको तो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, बट सबसे पहले हम बेसिक जो आंसर राइटिंग है ना उस पे बात करते हैं। लाइक ठीक है देखो, आपको ये पता है कि जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है, उसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट इज 8 मार्कर एंड सेकेंड 12 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज 1.5 पेजेस एंड 2.5 पेजेस। ठीक है, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल डिफाइंड है। ठीक है, हमारे लिए तो चलो सेकंड वाला शौक ही था, क्योंकि हम तो फर्स्ट ही थे जिन्होंने इस पैटर्न में पेपर दिया है। तो 2.5 पेजेस और 1.5 पेजेस में देखो ज्यादा फर्क नहीं है। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है दैट इज इंट्रो, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें कोशिश करो कि इंट्रो और कंक्लूजन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट करके लिखना है। ठीक है, मेन जो आपका अप्रोच रहेगी वो रहेगी इस सेगमेंट पे, दैट इज योर बॉडी। ठीक है, वैसे हम आज क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे आपने ध्यान रखना है। देखो, इंट्रो बेसिकली क्या होती है? इंट्रो होती है कि अपने बारे में बताना, और अपने बारे में कोशिश यही करनी होती है कि हम ब्रीफ में ही बताएं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताना होता है। ठीक है, तो इंट्रो किसी भी टॉपिक की, लाइक कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल लेता हूं, लाइक वी हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग। मान लो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्या लिखोगे? इंट्रो मोस्टली डिफाइन नहीं करोगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिफाइन करोगे। ठीक है, लेकिन मैं इसके इंट्रो क्या लिखूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं लिखूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कितना एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन है इन हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि कितना एरिया। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताओ, या ये लिखो कि इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ ये है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स। ठीक है, ये लिखो। हेड के अलावा और लिख सकते हैं? नहीं, डेफिनेशन मैंने बोला, एक तो डेफिनेशन होगी इंट्रो में किसी भी पर्टिकुलर चीज की। इंट्रो में या तो डेफिनेशन डालो, दूसरा दूसरा तरीका होता है इंट्रो का कि उसमें कोई फैक्ट डाल दो, और तीसरा तरीका होता है करंट। कोई करंट का एग्जाम्पल डाल दो, कोई भी करंट में चलाओ, एनीथिंग। मान लो डिजास्टर पे कोई क्वेश्चन है, आपने डिजास्टर, कोई करंट में डिजास्टर हो रहा है, उस पर लिख दिया कुछ भी। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं आपके इंट्रो के। ठीक है, समझ गए आप? बॉडी तो अब वही है जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछा है, तो बॉडी तो चलो उस पर डिपेंड करता है, पर इंट्रो और कंक्लूजन पहले से डिफाइंड होना चाहिए। कंक्लूजन जनरली या तो आप दो तरह से इसको भी लिख सकते हैं कि या तो हम नॉर्मल कंक्लूजन लिखे, दैट इज 2 से 3 लाइन। ठीक है, जो कि फ्यूचर, जिसमें आपका फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है। और दूसरा होता है वे फॉरवर्ड। दूसरा क्या होता है? वे फॉरवर्ड। ये दो तरीके होते हैं कंक्लूजन लिखने के। ठीक है, हमेशा वे फॉरवर्ड नहीं लिखना होता, वे अहेड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वे फॉरवर्ड आप वहीं लिखे जहां पे आप पहले से कुछ मतलब चैलेंजेस पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वे अहेड मतलब जनरली लिखा करो, वैसे वे फॉरवर्ड नहीं, क्योंकि वे फॉरवर्ड में थोड़ा ऐसा लिखता है कि आप अपनी तरफ से बता रहे हो, वे अहेड इज अ गुड थिंग, तो वहां पे आप इस तरह सकते हो। तो इंट्रो में देखो, इंट्रो में डेफिनेशन से शुरू करो, फैक्ट से शुरू करो। अब देखो, ये सब में भी नहीं करना ना कि सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ी भी फैक्ट से शुरू होंगे सारे के। अब मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, सोशलिज्म आ गया, तो सोशलिज्म में क्या फैक्ट डालोगे? ये थोड़ी डालोगे कि रशिया में इतने % लोग सोशलिस्ट है, ये तो नहीं लिख सकते ना। ऑफ कोर्स सोशलिज्म में तो डेफिनेशन डालनी पड़ेगी, बट मैं ये बोल रहा हूं कि जहां पे तीनों में से कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट फिट बैठता है ना, तो उस हिसाब से उसको लिखो। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहां पे आप अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है, तो वहां तो आप फैक्ट डाल ही नहीं सकते, वहां तो आपको क्या डालना होता है? डेफिनेशन ही डालनी होती है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन है, मान लो गुप्ता आर्ट पे क्वेश्चन आ गया, तो गुप्ता आर्ट के सिंपल ये लिख लो, क्या बोलते हैं, इंट्रो, कि अकॉर्डिंग टू डैश 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 गुप्ता आर्ट इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बस बात खत्म, ये होगी इंट्रो। उसके बाद आ जाओ कंक्लूजन पे। देखो, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्वेश्चन 8 नंबर का है या 12 नंबर का है, ये फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपल है कि आपने किस पे ध्यान देना है, अपनी बॉडी पे, जिसके मार्क्स होते हैं। इंट्रो एंड कंक्लूजन तो बस क्या है, आपका एक फॉर्मेट है कि उस फॉर्मेट में आपको लिखना है, बट जो आपके मेन मार्क्स है वो तो बॉडी के हैं। ठीक है, कि आपने बॉडी में कितना कंटेंट लिखा है।
एंड ट्राई टू राइट मोर एंड मोर कंटेंट, जितना ज्यादा कंटेंट आप लिख सकते हो, एंड सब्सटेंशिएट योर कंटेंट विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल डालने की कोशिश करो अपने इसमें क्या बोलते हैं कंटेंट के अंदर। कुछ भी लिख रहे हो, एनीथिंग, मान लो आप यही लिख रहे हो कि वुमेन्स पे मान लो क्वेश्चन लिख रहे हो कि वुमेन जो है उनमें हेल्थ इश्यूज हैं, तो एग्जांपल लिख दो कि भाई 30% वुमेन्स जो है वो एनीमिक है, ठीक है, इतने परसेंट वुमेन्स को सर्वाइकल है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको कहीं से उठाया होगा डाटा। तो इस तरह से लिखो, मतलब आपने लिख तो दिया कि वुमेन्स के साथ इशू है हेल्थ इश्यूज का, फिर आप लिख रहे हो कि वुमेन्स एजुकेशन का इश्यूज है वुमेन के साथ, तो एजुकेशन में भी क्या है, इतने परसेंट जो लड़कियां हैं वो एजुकेशन रूरल एरियाज में एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, जिस वजह से अर्ली मैरिजेस होती हैं। जैसे एक बार मैंने पढ़ा था, यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि अगर जो लड़कियां हैं वो पता नहीं कितने परसेंट लड़कियां थी, 80% लड़कियां थी शायद, अगर उनको हम हायर एजुकेशन में प्रमोट कर दें तो चाइल्ड मैरिजेस के जो चांसेस हैं वो लगभग 50% तक कम हो सकते हैं। चाइल्ड मैरिजेस के जो केसेस हैं, सॉरी, ठीक है, वो इतने कम हो सकते हैं कि अगर आप सिर्फ गर्ल्स की एजुकेशन को सिर्फ प्रमोट करते हो, डिले करते हो। मान लो एक लड़की है वो 10th तक ही पढ़ती है, तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन क्या है कि उसकी शादी करवा दो, मतलब रूरल एरियाज में। लेकिन अगर वही लड़की ग्रेजुएशन तक पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो जो चाइल्ड मैरिज वाला केस है उन 5 सालों में वो डिले हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपने समझना है चीजों को, और ये जो फैक्ट पढ़ते हो इनको ना नोट कर लो अपने पास और लिखो, क्योंकि देखो मैं जो चीजें बता रहा हूं, ठीक है, या कोई भी आपको चीजें बताएगा तो सारे सेम थोड़ी लिखोगे, फिर आपकी यूनिकनेस तो रही नहीं ना। और आपको क्या लग रहा है कि जो एग्जामिनर है वो पकड़ेगा नहीं क्या कि भाई इस बंदे ने सेम ही लिखा है? वो भी पकड़ लेगा। अगर मान लो आप सेम ही एग्जाम्पल लिखते हो जो मैं बता रहा हूं, तो फिर वो यूनिकनेस नहीं रहती है। मैं आपको बस ये सिखाऊंगा कि आपने लिखना कैसे है, आपका जो आंसर राइटिंग का स्टाइल है वो कैसे अच्छा हो सकता है। लिखना तो और कंटेंट एग्जाम्पल वो सब आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है, वो आपने मेहनत करनी है, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले हम थोड़े ना कीवर्ड्स पे बात कर लेते हैं। लाइक जैसे मैं पहले लिख लेता हूं इसको ना, क्या क्या कीवर्ड होते हैं ये। जैसे वैसे तो आपको पता ही होंगे ये सारे के सारे, बस मैं जस्ट थोड़ा सा बता देता हूं। एक्सप्लेन, इलेबोरेट, डिस्कस, एनालाइज, कमेंट, एग्जामिन और एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन। एग्जामिन या एनालाइज। अब ये कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली एग्जाम में यूज होते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन और एलेबोरेट ना बहुत हद तक, काफी हद तक सेम है, काफी हद तक सेम है। एक्सप्लेन में आप क्या करते हो, जैसे इसका कोई अगर एग्जांपल है हमारे पास, लाइक जैसे क्वेश्चन है आपके पास कोई भी कि भाई जैसे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सप्लेन करो सिग्निफिकेंस। तो अब जो हमारे पास एक डायमेंशन दी है ना, सिग्निफिकेंस, हम इसी एक डायमेंशन पे जाते हैं और इसी को ही पूरा बता देते हैं, इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। हम इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचते, मतलब मल्टीपल व्यू पॉइंट्स नहीं हम इसमें देखते। हम इसमें किस में जाते हैं, सिर्फ जो हमारे को दिया है ना एक्सप्लेन करने को, हम उसी में ही डीप चले जाते हैं बस, ठीक है। इलेबोरेट का मतलब तो क्या होता है कि इलेबोरेट करो इसको, इसमें और डाइवर्स पॉइंट डायमेंशंस खोलो इसमें, ठीक है, वो इलेबोरेट है। अब इलेबोरेट अगर दिया होगा तो फिर प्रीएम्बल में आप डिफरेंट डायमेंशंस खोलोगे, सिर्फ सिग्निफिकेंस ही नहीं देखोगे, ठीक है, फिर आप उसमें एक दो डायमेंशन और भी जा सकते हो, ठीक है। प्रीएम्बल आपका मेन कीवर्ड है, लेकिन उसमें आप और डायमेंशन में जा सकते हो। लेकिन एक्सप्लेन का फर्क ये होता है कि एक्सप्लेन जो आपको दिया है ना, आप उसी में ही एक ही डायमेंशन में डीप जाते हो, बस ये बेसिक फर्क है एक्सप्लेन और इलेबोरेट में। बाकी अगर वहां एग्जाम में याद नहीं भी आता इनमें फर्क, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहां पे आप कुछ भी लिख लो, ठीक है, बस तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल गलत लिख के आए, अगर आप एक्सप्लेन की जगह इलेबोरेट भी करके आए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट ये है कि बेस्ट ही होता है कि अगर आपको पता है तो वो तो और ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। डिस्कस जो है ना, डिस्कस डिस्कस आपको पता है कि मैं बोलूंगा चलो भाई डिस्कस करो इस टॉपिक को, तो डिस्कस का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आएंगे आपके, ठीक है। कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये चीज अच्छी है, आप बोल रहे हो ये चीज नहीं अच्छी है, फिर आप बोलोगे कि नहीं इसके ये आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, फिर ये बोलेंगे कि नहीं इसके ये चैलेंजेस भी तो है। तो मतलब हर चीज इसमें बात करते हैं हम, ठीक है। कि डिस्कस दी मान लो मैं उनको डिस्कस दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले आप उसका डिस्कस क्या करोगे, हल्का सा बैकग्राउंड दे दोगे, ठीक है, हल्का सा बैकग्राउंड। फिर आप उसका क्या दोगे, करंट स्टेटस क्या है, ठीक है। फिर
कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या चैलेंजेस थे, ठीक है, फिर क्या सॉल्यूशंस थे वे फॉरवर्ड, मतलब इस तरह से, मतलब अलग अलग डायमेंशन में आप उसको डिस्कस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट एनालाइज क्या होता है? देखो एनालाइज और एग्जामिन में ना दो ही फर्क होता है कि होते तो दोनों ही पास्ट इवेंट्स हैं, ठीक है, कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि एनालाइज करो किसी चीज को या एग्जामिन करो किसी चीज को, दोनों में फर्क ये होता है कि एनालाइज जो होता है वो हम करते हैं किसी पास्ट इवेंट्स को और उसके जो पास्ट में चीजें हुई होती हैं उसका इंपैक्ट बेसिकली, और एग्जामिन में हम करते हैं आउटकम्स को, इन फ्यूचर आउटकम्स को। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं कि इंडिया रशिया रिलेशंस को एनालाइज करो, एनालाइज द इंडिया रशिया रिलेशंस, तो हम पूरा देखेंगे प्रॉपर कि स्टार्टिंग से लेके कैसे रिलेशंस थे, खराब हुए, अच्छे हुए, हम बीच में क्वाड में एनरोल हुए, हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, फिर क्या बोलते हैं हमने S-400 लिया, इस तरह से, मतलब हम पूरा देखेंगे स्टार्टिंग से लेके। उससे भी पहले चल जाओ तो 1971 में उन्होंने हमारी हेल्प की, उससे भी पहले आ जाओ स्टील प्लांट्स बनाने में हमारी हेल्प की, करंट में आ जाओ गगनयान में हेल्प कर रहा है, मतलब इस तरह से आप पूरा एनालाइज करोगे अच्छे से कि मतलब ये जो हमारे साथ इवेंट रहा, कोई भी इवेंट किसी भी पर्टिकुलर चीज पे वो ऑलरेडी हो चुका होता है, उसको आप देखते हो कि किस तरह से वो चीज रहती है। एग्जामिन में बोलूंगा कि एग्जामिन करो इंडिया रशिया रिलेशंस को, एग्जामिन करो, तो फिर आप कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही होती है ना उस पर बात करते हैं, ठीक है, और उसका हमारे फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो होता है बेसिकली एग्जामिन में, समझ गए? तो एग्जामिन में आपने इस तरह से ध्यान रखना है। फिर क्रिटिकली एग्जामिन में, अब देखो कमेंट तो आपको पता ही है ना, कमेंट क्या होता है? आपने किसी की फोटो देखी, आप उस पर कमेंट करते हो, मतलब आप अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करते हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब जो क्वेश्चन दिया है आपको, अगर क्वेश्चन नेगेटिव फ्रेज है कोई, फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेक्युलर, मान लो ऐसे आया क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेक्युलर, कमेंट, तो स्टेटमेंट नेगेटिव है ना, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? पहले जो नेगेटिव अप्रोच है उसको फॉलो करोगे क्योंकि क्वेश्चन वो बोला है, वो कमेंट ऑलरेडी दिया है ना आपको, ठीक है, फिर आप उसमें लास्ट में फिर पॉजिटिव ले जाओगे इसको, ठीक है। तो कमेंट में आप अपना व्यू पॉइंट देते हो, ठीक है, पहले तो जो आपका स्टेटमेंट दी है उसको आप डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद आप अपना व्यू पॉइंट दोगे कि हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है पर मेरा कमेंट इस पे ये है, फिर लास्ट में आप उसको पॉजिटिव में ले जाओगे, फिर एंड कर दोगे। हाँ जी, नहीं नहीं कंक्लूजन नहीं, उसी के बाद ही, हाँ कंक्लूजन में नहीं, उसी में ही, हाँ बॉडी में ही, जैसे आप पहले लिखोगे ना, पहले आपकी हेडिंग होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेक्युलर, फिर आप उसमें दो तीन बातें बताओगे कि कहां कहां दिखता है कि सेक्युलर नहीं है, ठीक है, फिर आप उसमें बताओगे ऑल दो, ठीक है, ऑल दो द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड सेक्युलर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सिग्निफाइज इन, फिर आप उसमें पॉइंट लिखोगे इस तरह से, समझ गए? तो पहले आपने उसका जो एग्जामिनर का क्वेश्चन है उसको जस्टिफाई किया, फिर आपने अपना कमेंट किया, फिर आपने अपना व्यू पॉइंट दिया। सर फिर तो डिस्कस तो इलेबोरेट सेम ही हुआ ऑलमोस्ट, मतलब डिस्कस और इलेबोरेट, हाँ मतलब अगर मैं ये बोलूं कि डिस्कस में हम ना ज्यादा डायमेंशन पे फोकस करते हैं रादर देन इलेबोरेट में, इलेबोरेट में हम एक या दो डायमेंशन पे फोकस करते हैं, ठीक है, मतलब इलेबोरेट में, मतलब डिस्कस और इलेबोरेट में एक बेसिक फर्क पता क्या है कि जैसे मान लो जो आपके पास डायमेंशन है ना, हम डायमेंशन के अंदर देखते हैं डायमेंशन, लेकिन जो आपके पास डिस्कस है उसमें हम पहले ही मल्टीपल डायमेंशंस बना देते हैं, फिर उसमें अंदर और डायमेंशंस बनती है। जैसे मान लो एक डायमेंशन है इंपैक्ट, इंपैक्ट के अंदर दो डायमेंशन बन सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इलेबोरेट करना है कि इलेबोरेट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इलेबोरेट, तो आप क्या करोगे? इंपैक्ट जो है ना ग्लोबलाइजेशन का, उससे अलग कोई डायमेंशन नहीं बना सकते हैं आप, आपको उसी पे डिस्कस करना है, आप उसके अंदर डायमेंशन खोल सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। लेकिन डिस्कस में जहां आएगा डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ, तो वहां आप इंपैक्ट के बाद उसके सॉल्यूशंस भी देते हो डिस्कस में, क्योंकि वहां पे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आते हैं ना फिर आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकल एग्जामिन तो आपको पता ही यार, एग्जामिन तो आपको पता ही है, एग्जामिन में क्या होता है बेसिकली, एग्जामिन होता है जहां पे आपको फैक्ट्स रखने होते हैं सामने, कि एग्जामिन कर लिया ना आपने इसको कि इस सिचुएशन को एग्जामिन करो जी, ठीक है, तो फैक्ट्स रखते हैं, फिर क्रिटिकली में हो जाता है कि पहले आप पॉजिटिव्स पे बात करते हो, नेगेटिव्स, फिर उसके नेगेटिव्स देते हो, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं क्रिटिकली एग्जामिन में। बस कोशिश ये करना कि ऐसे नहीं, कोई भी क्वेश्चन है ना, मान लो कि भाई ऐसे आता है क्वेश्चन की क्रिटिकली एग्जामिन दी रिलेशंस ऑफ सिख विद हिल स्टेट्स, हिल स्टेट्स का क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो ऐसे लिखना कि पॉजिटिव्स फिर नेगेटिव्स, ऐसे नहीं, ठीक है, हेडिंग डालनी है कि भाई सिक्स वर फ्रेंडली विद हिल स्टेट्स, तो फिर आप उसमें पॉइंट्स डालो, फिर ऑल्दो देयर वर बिटरनेस टू,
कि वहां पे बिटरनेस भी थी, फिर आप उसमें पॉइंट्स डालो। तो मतलब आप इस तरह से लिखो, मतलब डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव ना लिखो, आप उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को पॉजिटिव और लैंग्वेज को ही नेगेटिव कर दो। ठीक है, मतलब हेडिंग आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, रादर देन कि आप डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव लिखें। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले किसी ने अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। हाँ, ये ठीक है कि डिस्कस इलेबोरेट में कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, डिस्कस में डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो यार देखो, हाँ ये ठीक है क्योंकि डिस्कस में आपके डायमेंशंस काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और जनरली डिस्कस आपको बताइए बड़े क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कस करो उसको जो 12 नंबर में। अब 2.5 पेज में आपने लिखना है तो आपके पास डायमेंशंस तो होनी चाहिए ना। एक डायमेंशन में थोड़ी लिख सकते हो 2.5 पेज, वो पॉसिबल ही नहीं है, आप 2.5 पेज भर ही नहीं सकते। हर क्वेश्चन में पॉसिबल है, सोशल जैसे इकोनॉमिकल पॉलिटिकल मुद्दे हर क्वेश्चन में होते हैं सोशल डायमेंशन। देखो ये आप डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब देखो ना, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बताता हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस या व्हाट आर द चैलेंजेस, तो चैलेंजेस सोशल भी होते हैं, इकोनॉमिक भी होते हैं, कुछ जगह पे एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये तो डायमेंशन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इससे बोलते कि क्वेश्चन हमेशा मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, उसका मतलब मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना जैसे, तो उसमें ये है कि उसमें आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चन के लिए, जो अप्रोच है ना, वो एक ही मतलब बिल्कुल नैरो ना हो, थोड़ी ब्रॉड हो। कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे इस बार ना एक क्वेश्चन था कि GS1 में क्वेश्चन था शायद कि क्या रीजंस हैं राइज ऑफ रिलीजियोसिटी इन द वर्ल्ड, कि भाई जो रिलीजन के नाम पे लड़ाइयां हो रही है ना वर्ल्ड में, उसके पीछे क्या रीजन है। तो इस क्वेश्चन को आप किसी बुक से नहीं कर सकते। अब आप किसी बुक में थोड़ी मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। ये जनरली आपके एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि आपका दिमाग क्या सोचता है कि भाई क्या उसमें आप लिख सकते हैं। तो अब मैंने जैसे स्टार्टिंग से लिख दिया था इसमें, जैसे मैंने शुरू ही कर दिया आपको कलकत्ता किलिंग्स से, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा, तो मैंने वहां से शुरू कर दिया कि कलकत्ता किलिंग्स से। ठीक है, तो वहां पे मैंने देखा कि रिलीजियस एनिमोसिटी बढ़ी, फिर वहां पे मैंने बाबरी मस्जिद डाल दिया। ठीक है, इस तरह से फिर करंट कॉन्टेक्स्ट दे दिया, इजराइल हमास, ईरान इराक, ठीक है, जहां पर रिलीजन के नाम पे लड़ाइयां हो रही है। तो वो आप उस तरह से डायमेंशन दो। मतलब मल्टीपल डायमेंशन का मतलब है कि आप हर चीज को कवर करो बस। ये नहीं होता मल्टीपल डायमेंशन का कि आपने सब कुछ ही लिख लिया। अब चैलेंजेस में देखो, यहां से बोलना आसान होता है, वहां एग्जीक्यूट करना टफ होता है। ठीक है, मैं तो बिल्कुल रियल बात बताता हूं आपको कि हम भी बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि वहां लिखें, बट ऐसा हो नहीं पाता है। वहां पे आपका अगर पेन रुक गया ना सोचने के लिए, तो पेपर ही छूट गया फिर, और अगर आपका पेपर छूट गया तो आपकी सिलेक्शन छूट गई। इसीलिए जब हम पेपर देके बाहर आते हैं तो हमें भी 10 पॉइंट याद आते हैं। ठीक है, लेकिन मेन गेम वही है ना कि उस मेन प्रेशर वाले टाइम में वो पॉइंट्स याद रखने हैं बस, मेन प्रेशर वाले टाइम में। तो वहां पे तभी तो रिजल्ट आपका 50% ही होता है, फिर तो 100% नहीं आते मार्क्स। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने यहां पे प्रिपेयर करना है कि मैं मल्टीपल डायमेंशन लिखूं, वहां पे मेन टाइम में जितना एग्जीक्यूट हो पा रहा है दैट इज इनफ। ठीक है, बस खाली नहीं छोड़ना है। सिलेक्शन का मेन रूल तो अगर सिंपल भाषा में यही बोला जाए कि खाली नहीं होना चाहिए बस पेपर। और ऑफ कोर्स सेकंड इज राइटिंग अच्छी होनी चाहिए थोड़ी, मतलब राइटिंग बहुत ही ज्यादा मतलब आप ऐसा ना लिखे हो, नैरो ना लिखते हो। ठीक है, और कंजेस्टेड टाइप, थोड़ा स्पेशियस लिखना अच्छे से। और कुछ अगर मल्टीपल पेन्स का यूज करते हो, जैसे काफी सारी गर्ल्स करती हैं, मल्टीपल पेन्स का यूज करती हैं जीएस में। ठीक है, कईयों से तो नहीं हो पाता, पेपर ही पूरा नहीं होता जीएस में वैसे, पर कुछ मल्टीपल पेन्स का यूज करते हैं तो वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये थोड़ी सी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने एंड पे हर बंदा करता है। ठीक है, डायमेंशन इतनी काफी है, अगर इतनी भी आप लिख पाए ना बहुत होती है। हम 10 पॉइंट याद करके जाते हैं, वहां सिर्फ 5 ही याद आते हैं। ठीक है, 5 याद आते हैं, फिर हम 5 को अच्छे से लिखते हैं तो उन्हीं 5 के नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे बस आप उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करो। मतलब इतना तो एटलीस्ट अपने माइंड में फ्रेम करो कि इंट्रो आई तो पहला आपके माइंड में इतना स्ट्राइक हो जाए कि डेफिनेशन लिखूं, फैक्ट लिखूं कि करंट लिखूं, बस ये 3 आपके माइंड में एकदम से आ जाए। फिर बॉडी तो चलो जो पूछा है, फिर कंक्लूजन में आपको लगे कि यार कंक्लूजन में वे अहेड देता हूं, मतलब सब में लिखना कंक्लूजन, मतलब एक एक लाइन वाला, दो दो लाइन वाला। कुछ में खुद से भी दे सकते हैं, वे अहेड वे फॉरवर्ड, कुछ होते हैं ऐसे क्वेश्चन की जहां पे आप दे सकते हो कि भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और वे फॉरवर्ड वे अहेड में कोशिश करो कुछ कमिटीज को याद करने की, मतलब जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं या नॉर्मल कमिटीज हैं। ठीक है, कि उन्होंने ऐसा बोला है। जैसे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जैसे मान लो सबको पता है कि स्किल मिसमैच चला हुआ है, स्किल मिसमैच चला, सब बोलते हैं प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स स्किलिंग करवाओ, यही है ना इसका वे फॉरवर्ड की, स्किलिंग करवाओ लेबर फोर्स की। बट अगर मान लो आपने ये लिखा है वे फॉरवर्ड सिंपल कि स्किलिंग ऑफ द लेबर फोर्स, बट मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू शारदा प्रसाद कमेटी स्किलिंग ऑफ लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो ऑफ कोर्स
वजन किसके पॉइंट में है, मेरे पॉइंट में। क्योंकि देखो वे फॉरवर्ड जनरली मतलब देखो सबका अपना अपना पॉइंट व्यू पॉइंट होता है, बट मैं ये मानता हूं कि 2 या 3 वे फॉरवर्ड लिखे हूं, बट लिखे हूं दमदार। वे फॉरवर्ड, मेरा वे फॉरवर्ड उन्होंने जान के क्या करना, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं तो कोई भी नहीं हूं, ठीक है। या आप वे फॉरवर्ड दे रहे हो तो आप भी कौन है, ठीक है। आपको वे फॉरवर्ड देना है किसी कमेटी का, किसी ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन का, किसी पर्सनैलिटी का। आईआर में आप एस जयशंकर की स्टेटमेंट्स कोट करो, ठीक है। अच्छे अच्छे फॉरेन सेक्रेटरीज की स्टेटमेंट्स कोट करो कि हाँ यार ये इन लोगों का कहना है कि इंडिया रशिया रिलेशंस को अच्छा किया जा सकता है अगर हम ये चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्रिन है, ऐसी ऐसी चीजें मतलब आपको डालनी चाहिए आईआर में, नेबरहुड पॉलिसी में। तो ये इस तरह की चीजें जब आप वे फॉरवर्ड में डालते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है, इंडिया चाइना की बात है, अगर आप पंचशील एग्रीमेंट नहीं डाल रहे तो फिर फायदा क्या है उसमें वे फॉरवर्ड में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन वही है ना कि इसको आदत बनाना है बस, कि मेरा जो क्या बोलते कंक्लूजन है या वे फॉरवर्ड है, ठीक है, उसमें मेरे पास 2 से 3 पॉइंट है, ये थोड़ा सा होमवर्क करके आना है बस, ये थोड़ा सा होमवर्क करके आना है। जैसे मान लो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने इंट्रो काफी सब सारे टॉपिक्स की प्रिपेयर की हुई थी पहले से, क्योंकि वहां नहीं सोच सकते। वहां तो मैं ये बोल रहा हूं कि 1 मिनट में अगर पेन रुक गया तो छूट गया पेपर, ठीक है। और इस बार तो वैसे ही सबको अटैक आया GS1 में, क्योंकि आधा आधा पेज एक्स्ट्रा हो गया, आधा पेज 10 क्वेश्चन में हो गया, मतलब 5 पेज एक्स्ट्रा हो गए। फिर भी मेरा पेपर जो था 15 मिनट पहले खत्म हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना ली ना फिर, कि यार नहीं, आधा आधा पेज एक्स्ट्रा हो चुका है, ठीक है, तो मतलब इतने पॉइंट लिखने पड़ेंगे इसमें, फिर उस हिसाब से उसको पूरा अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। मतलब वो वहां पे ही करना होता है। अगर आप बाहर आके सोचोगे कि बाहर आके मैं करूंगा या करूंगी तो वो फिर पॉसिबल नहीं है। और पेपर अगर आपका छूट गया तो वैसे ही आपका मोराल डाउन हो जाता है GS2 के लिए। अगर आपका GS1 अच्छा नहीं हुआ है तो आपका 2 के लिए वैसे ही मोराल डाउन हो जाता है। और आपको पता है कि इसमें एक भी पेपर अगर गंदा हो गया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब रैंक में प्रॉब्लम आ जाती है। ऑफ कोर्स इंटरव्यू अगर आपका ऑप्शन अच्छा है तो इंटरव्यू लग जाएगा, बट वही है कि फिर अगर एक भी GS का पेपर अच्छा ना हो तो रैंक ऊपर नीचे हो जाती है फिर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा बस इस चीज पे काम करो अभी के टाइम पे। अभी तो इनिशियल टाइम है, अभी तो आप बहुत ये इंप्रूव कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं सोचना है कि मैं इतने डायमेंशन लिख पाया नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं। आप बस क्या करो, क्वेश्चन को बस समझो अच्छे से कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बस गलत मत लिखना कि क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लो आज के क्वेश्चंस क्या थे, हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे मुझे दिया गया है ये, हाँ जी। क्वेश्चन आंसर इसमें मार्क्स है, इंट्रो है, कंक्लूजन और बॉडी में इक्वली बाइफरकेट, मतलब होते इक्वली डिवाइड होते हैं मार्क्स, ऐसा क्लास में होता है। नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ कि वो लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंट्रो तो लिखनी पड़ती है। कंक्लूजन लिखना important नहीं, मैं बोलता हूँ लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, मतलब देखो अपना अपना होता है, बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, पर मैं तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था हाइड्रो पावर पॉलिसी पे GS3 में। पिछले साल का पैटर्न तो 4 नंबर वाला भी था, तो वो 8 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें मैंने इंट्रो लिखी और हाइड्रो पावर पॉलिसी लिखी प्रॉपर, ठीक है। फिर मेरे को उसमें 6 नंबर मिले 8 में से, ठीक है। जबकि उसमें मैंने कंक्लूजन कुछ नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम नहीं था, तो मैंने पूरे पॉइंट लिखे और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। तो मतलब मैं ये नहीं बोलता, इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूं कि जहां मैं कंक्लूजन नहीं लिख पाया ना वहां मेरे को ज्यादा नंबर मिले। इसके पीछे रीजन ये था कि वहां मैं बॉडी ज्यादा लिख पाया। पर मैं ये नहीं बोलता कि कंक्लूजन मत लिखो, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। बट मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मैं अपने मार्क्स देख के बता पा रहा हूं आपको। क्योंकि 2022 में भी जब मैंने मेंस दिया तो उस टाइम पर भी मतलब मार्क्स ऑलमोस्ट ठीक थे, मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं कि भाई मार्क्स अच्छे नहीं है। तो थोड़ा सा मैं यही कहूंगा कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब सिर्फ 2 या 3 लाइन, कंक्लूजन में बंदे 5 से 6 लाइनें भर देते हैं, उसमें जो बॉडी है ना, बॉडी वो कम हो जाता है और बॉडी के ही नंबर है। So introduction also to 3 lines or 3 to 4, can it go to 3 to देखो अगर तो आपके पास डाटा है ना, मान लो जैसे आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2023-24, यही क्वेश्चन था ना। और फिर इसमें था हाईलाइट द रीजंस एंड सजेशंस, ठीक है। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पहले इसमें, ठीक है, फिर उसके रीजन है, इकोनॉमिक चैलेंजेस के रीजन है। फिर अगला पार्ट आपके पास है हाईलाइट द रीजन एंड सजेशंस। तो ये आपको 8 नंबर में दिया है इसमें, तो ऑफकोर्स आप इसको 4-4 मार्क में डिवाइड करो, 4 मार्क में डिवाइड करो कि पहला जो है ना, मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो 4 मार्क का है।
और जो दूसरा सेगमेंट है हाईलाइट द रीजंस एंड सजेशन। वैसे तो ये इकोनॉमिक चैलेंजेस और रीजन एक जैसे ही हो गया क्वेश्चन, ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। पर चलो अगर मैं इसको लिखता तो मैं डायरेक्टली पहले चैलेंजेस लिखता और फिर उसके बाद डायरेक्टली क्या लिखता, सॉल्यूशंस लिखता, क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है ना इसमें, क्योंकि आप रीजन में 1.5 पेज है तो 1.5 पेज में अगर आप 10 पॉइंट भी लिख रहे हो, 8 से 10 पॉइंट भी लिख रहे हो तो भर जाएंगे, 5 पॉइंट आपके चैलेंजेस के भर जाएंगे और 5 पॉइंट उसी के सॉल्यूशंस के भर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इंट्रो क्या लिखनी है, इंट्रो क्या लिखोगे इसमें? अब देखो इस क्वेश्चन में इंट्रो क्या लिखोगे बताओ? आपने तो लिखा होना शायद आंसर, है ना? लिखा लिखा है? Yeah, but I attempted an answer for the first time. कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग स्टेट इकोनॉमी इज द सोर्स ऑफ द नेशनल स्ट्रेंथ विद, ठीक है, आपने थोड़ा काफी बड़ा लिख दिया। देन वे फॉरवर्ड, ठीक है 1.5। देखो वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूजन वैसे जनरली अवॉइड करना। सर इज इट इम्पोर्ट इज इट नेसेसरी टू राइट एवरी आंसर इन पॉइंट्स, कैन वी गो फॉर पैराग्राफ्स फॉर्म वेयर एवर वी फील नेसेसरी? देखो जनरली पॉइंट्स में ही लिखा करो, पैराग्राफ फॉर्म में मतलब बात नहीं बनेगी। इज इट इंपॉर्टेंट कि 12 मार्क में 250 वर्ड तक टच करना ही है इवन दो यू हैव रिटन इनफ, आई मीन शुड वी स्ट्रेच इट एंड यूज द फुल स्पेस? देखो पूरा स्पेस यूज करना है, इतना टाइम किसी के पास नहीं कि वो आपके वर्ड्स गिन रहा है वहां पे। ठीक है, आपको क्या लगता है यहाँ पे भी आपके पेपर चेक होते हैं तो वर्ड गिन के चेक होते हैं क्या? कंटेंट एंड स्पेस, बस इसकी गेम होती है, आपने ज्यादा नहीं। द अमाउंट ऑफ डेफिसिट कैन बी मेंशन्ड। Yes. देखो वैसे ही हमारे पास कि जितना भी इस पे फिस्कल डेफिसिट है वहां से शुरू करना पड़ेगा। ये लिख सकते थे आप, क्योंकि देखो मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस है ना, तो आप लिख सकते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द, मतलब मैं अगर इसको लिखता तो मैं ऐसे लिखता कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट कैग रिपोर्ट कि हिमाचल पे इतने लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। ठीक है, कितना 94,000 करोड़ हो गया है ना, तो हाँ अराउंड 95,000, तो बस लिख लो, ये लिख दो, ये इंट्रो कर दो अपनी। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू विच, ठीक है, तो इस तरह से लिखना कि अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट। ठीक है, फिर उसमें लिख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतना कर्जा हो गया, तो ये आपकी इंट्रो हो गई, सबसे सटीक इंट्रो और सबसे छोटी इंट्रो। ठीक है, नो नीड टू राइट, मतलब आप ऐसा, मतलब ये भी समझो ना कि जो एग्जामिनर है उसके लिए तो थोड़ा इजी रखना है ना पढ़ने के लिए। अब आप 5-6 लाइन की इंट्रो लिख दोगे तो वो तो शुरू की 2 लाइनें ही पढ़ना चाहेगा, और शुरू की 2 लाइनों में आपने महाभारत लिखी है और लास्ट में चौथी 5वीं लाइन में आपने मेन पार्ट लिखा है, और उसको पढ़ेगा ही नहीं, और वो वहीं से जज कर लेगा कि ये तो बुकिश बंदा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप वहां पे यूनिक दिखाओ। ओके, अब है आपके पास मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय हिमाचल प्रदेश। क्या है मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस? क्या है, तो क्या क्या लिखा आपने? क्या है मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय हिमाचल प्रदेश? देखो आपके पास है मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस, फिर आप पहले लिखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखो ना वैसे तो यार इकोनॉमिक चैलेंजेस और रीजंस काफी हद तक सेम ही है, जो इसमें सेकंड पार्ट है ना हाईलाइट द रीजंस, क्योंकि रीजन भी वही है इकोनॉमिक चैलेंजेस के और चैलेंजेस भी वही है, तो मैं जनरली इसको कॉमन ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो डिजास्टर, डिजास्टर से हमारा प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस हमें बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें एग्जांपल डालो कि जैसे लास्ट ईयर सीएम ने बोला था कि भाई हमारा जो डिजास्टर था 2022-23 का, उसमें हमारे को लगभग 9 से 10 हजार करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कोट करो इसको। ठीक है, मतलब आपने डिजास्टर लिख दिया ना, डिजास्टर, फिर डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे एग्जाम्पल, लिखो आगे सारा जो भी आप लिख रहे हो कि भाई ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू सीएम, ठीक है, कि भाई हिमाचल प्रदेश को 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अराउंड 9,000 to 10,000 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखो आप इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है। मतलब देखो आपका पॉइंट है ना डिजास्टर, ठीक है, उसको आप सब्सटेंशिएट करो विद एग्जाम्पल। ठीक है, पॉइंट आपके पास है, फिर आप उसको सब्सटेंशिएट करो रादर देन कि आप डिजास्टर को लगो एक्सप्लेन करने। एग्जामिनर को पता है डिजास्टर क्या होता है, उसको मत समझाओ आप बस उसे ये बताओ कि मुझे पता है कि डिजास्टर की वजह से इतना नुकसान हुआ है।
ठीक है। अगर आप मुझे दिखाना चाह रहे हो कि भाई मेरे को डिजास्टर मैनेजमेंट पता है कि क्या होता है डिजास्टर, अगला पॉइंट आप लिख रहे हो कि मान लो और क्या है, स्किल मिसमैच है, तो मेरे को पता है कि स्किल मिसमैच क्या होता है, मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए स्किल मिसमैच की, मेरे को चाहिए कि डाटा क्या है स्किल मिसमैच का, कितने लोग स्किल्ड है हिमाचल प्रदेश में, वो बताओ, रादर देन कि आप मुझे डेफिनेशन बताओ स्किल डेवलपमेंट की। समझ गए आप? तो इस चीज पे थोड़ा सा काम करना है। जैसे अगला और क्या आपके पास इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, स्किल मिसमैच हो गया, ठीक है। जैसे अबाउट शायद हिमाचल में शायद 8 या 9% लोग ही स्किल्ड है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा डाटा को देख लेना, क्योंकि पुराना भी हो सकता है, ठीक है। वैसे इतना पुराना तो नहीं, अभी तो दिया है मैंने भी मीन्स, तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। 8 से 9% लोग स्किल्ड है, ठीक है। ओनली ऐसे कहना कि ओनली 8 to 9% यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश इज स्किल्ड, ठीक है। और क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस, लो टैक्स बेस है हमारे पास, टैक्स बेस बहुत कम है ना, ठीक है। 50% लोग तो ये एग्जेम्प्टेड है टैक्स से, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर है और सीनियर सिटीजन है, तो ये आपके पास डाटा है, तो लिखो इसको। 50% सिटीजन हैं वो टैक्स एम्बिट में आते ही नहीं है, ठीक है। ये वाला डेटा है फ्रॉम द बजट इटसेल्फ। मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग साइट से उठाया होता है ये ना, हाँ बजट से भी होता है, बाकी अलग अलग साइट से भी उठाया होता है, मतलब होती तो गवर्नमेंट की साइट से, ठीक है। पर हाँ ये है कि आप जरूर जब इकोनॉमी के क्वेश्चन करो तो मैं यही चाहूंगा कि आप सोर्स को जरूर लिखो, कि एज पर नीति आयोग, एज पर एचपी इकोनॉमिक सर्वे, या एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब कुछ भी आप लिख रहे हो ना, एज पर नीति आयोग, ठीक है। तो जो भी आप लिख रहे हो तो मैं तो ये बोलूंगा कि इसको कोड जरूर करो, ठीक है। और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंस, इसमें एग्जांपल क्या डलता है, आ रहा है कुछ याद? हम्म। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक, ठीक है। और भी काफी सारी इसमें आ सकती है, जैसे एक और भी है जो हिमाचल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज हाई डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल ग्रांट्स, हम सेंटर की ग्रांट्स पे बहुत डिपेंडेंट है, ठीक है। आई थिंक बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो चुके हैं आपके, फिर यही तो आपके वे फॉरवर्ड में आने, सॉल्यूशंस में भी तो सेम आने। स्किल मिसमैच का उल्टा हो जाएगा स्किलिंग ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। लो टैक्स बेस का हो जाएगा कि रिव्यू टैक्स बेस, लो टैक्स बेस का क्या हो जाएगा, रिव्यू करो टैक्स बेस को, लाइक कि जो लार्ज क्या बोलते हैं फार्मर्स, कहते हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स है ना, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, लगभग 50 लाख से ऊपर है, तो उनको टैक्स में लाओ, ठीक है। और रिव्यू करो कुछ, मान लो कि कुछ आपने ज्यादा सब्सिडी दी है कुछ जगहों पे, उसको थोड़ा रिव्यू करो ताकि टैक्स जो है आपका वो इंक्रीज हो, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंस में क्या डालो कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये डालो उसका, ये क्या बोलते हैं आपका एग्जांपल डाल दो, पीएम जनधन योजना, मुद्रा योजना, ये सारे डाल दो इसमें एग्जांपल। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में क्या डालो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन करो एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर में जाओ, पीसीकल्चर में जाओ, ठीक है, फ्लोरिकल्चर में जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक में का क्या हो जाएगा, रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, जैसे माउंटेन में पर्वतमाला डाल दो, पर्वतमाला आपके पास कनेक्टिविटी के लिए अच्छा है, स्पेशली इन दी स्टेट्स लाइक हिमाचल, तो इस तरह से ये सारी चीजें करो। हाई डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल ग्रांट्स में के बजाय डालो कि भाई जो खुद के हमारे को ये है, जरूरी नहीं है कि सबके देने होते हैं, जरूरी तो नहीं है कि सबके वे फॉरवर्ड देने होते हैं, बट ये है कि देखो, वैसे देखो ना जनरली कितने पॉइंट हो गए, ये 7 पॉइंट हो गए ना, तो 7 पॉइंट बहुत होते हैं, 7 और 4 5 आप ये दे दोगे, क्या बोलते हैं वे फॉरवर्ड दे दोगे, तो बहुत होते हैं 12 पॉइंट 8 नंबर में, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। पर ये चीजें होती है GS 3 में ही, GS 3 में लिख पाते हो अब इतना, अदरवाइज 1 और 2 में तो आप 8 नंबर में हार्डली 8 से 10 पॉइंट ही लिख पाते हो, ठीक है, क्योंकि वहां कंटेंट लिमिटेड होता है ना हमारे पास, ये आप GS 3 में कर पाते हो उतना। अब देखो लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंस, मेरे को याद आया कि आप यहां लिखो ना कि हिमाचल में सिर्फ अकॉर्डिंग टू हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे 2292 बैंक की ब्रांचेस है सिर्फ,
ठीक है, देखो ये अगले सर्वे में चेंज हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सर्वे आएगा ना फरवरी में, तो डाटा चेंज हो जाएगा ये। बट ये लिखो ना कि लिमिट एक्सेस सिर्फ 2292 ही हिमाचल में है। ठीक है, आप बाकी एग्जाम्पल डाल सकते हो कि उत्तराखंड में इतनी है। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल डाल सकते हो। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में डालो कि भाई जो क्या बोलते हैं आपके पास अबाउट 58% लोग अभी भी डिपेंडेंट एग्रीकल्चर में। ठीक है, इंफ्रा बॉटलनेक में डालो कि हमारे जो लगभग मैंने शायद पढ़ा था कि कितने 190 कुछ रोड है जो बंद हो जाते हैं 3-4 महीने तक। ठीक है, ड्यू टू स्नो। तो ऑल वेदर रोड्स नहीं हमारे पास। ठीक है, ऑल वेदर रोड से क्या होता है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ये हो जाती है, क्या बोलते हैं, हैम्पर हो जाती है। हाई डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल ग्रांट्स में भी कुछ ऐसा फैक्ट है कि शायद 100 में से 38 या 39 रुपीज हम सेंटर से आता है हमारा। ठीक है, अगर 100 रुपए हम कमाते हैं तो उसमें से 30 से 40 रुपए हमारा सेंटर से आता है। तो ये भी मैंने शायद सर्वे में ही पढ़ा था। तो इस तरह के फैक्ट आप डाल सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। तो मतलब नाउ योर पॉइंट इज कंप्लीट, अब आपका पॉइंट कंप्लीट है। आपको इसमें ज्यादा सेंटेंस बनाने की भी जरूरत नहीं है कि आप इसमें लगे हो पूरी ग्रामर दिखाने। बस टू द पॉइंट लिखो, बात ही टू द पॉइंट करो, सो दैट आप बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। जैसे डेमोग्राफी, हाँ जी बोलो। सिर्फ डेमोग्राफी मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन में कई बार बहुत सारे मतलब वो निकल जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं। अब उतने पॉइंट्स उतने से स्पेस में नहीं आते, कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो फिर वो कैसे मतलब उसको एडजस्ट भी करना है। मतलब इसके लिए से बहुत सारे पॉइंट आए, तो ये देखो इसमें मैं अभी 10 पॉइंट लिख सकता हूं इसी चीज में। बट मेरे को वो भी देखना है साथ साथ कि 8 का है कि 12 का है। वो तो आपके अपने माइंड में करना पड़ेगा ना, तो वहां आपको कंसाइज करना पड़ेगा। मतलब आपके माइंड में जो पहले 6-7 पॉइंट आ गए बस उतना लिख दो। तो जैसे हर पॉइंट के आगे एक्सप्लेन करना, इज इट कंपल्सरी लाइक इन सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड हम एक पॉइंट में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फिर लिखो कहाँ, कैसे, हाउ, मतलब वो वो बताना जरूरी है। वो बताना जरूरी है, क्योंकि देखो अब हम बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहे हैं ना, क्रक्स में बात कर रहे हैं। दो ही तरीके होते हैं, या तो आप लो टैक्स बेस को समझा दो, या तो बता दो कि कैसे हैं लो टैक्स बेस, या आप इसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर दो। दो तरीके हैं। अगर आप लिख रहे हो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो बताओ फिर कि क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, या उसके क्या इंपैक्ट, मतलब किस तरह से वो हेल्पफुल रहेगा हिमाचल के लिए। ठीक है, या फिर उसमें डाटा डाल दो। ठीक है, दो ही तरीके हो सकते हैं मतलब अपनी पॉइंट को पूरा करने के। एग्जाम्पल भी हो सकता है। कौन से एग्जाम्पल? एग्जाम्पल बार बार कोई एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए जनरल योजना देखिए, हाँ हाँ, कोई एग्जाम्पल बार बार repeat हो, एक क्वेश्चन में कि हर क्वेश्चन में? इस तरह से समझ गया समझ गया। मतलब ऐसे हो सकता है इकोनॉमिक के 1-2 क्वेश्चन आ जाए, मान लो फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी आ जाए, और हो सकता है कुछ इंक्लूसिव ग्रोथ का भी क्वेश्चन आ जाए। तो ये दोनों में, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ में ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स आ जाते हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर कोशिश ये करना कि एग्जाम्पल सेम ना हो। मतलब अगर क्वेश्चन बिल्कुल साथ साथ ही है ना, मान लो 11 और 13 क्वेश्चन है, तो फिर तो साथ ही हो गए। क्वेश्चन आगे मान लो क्वेश्चन सिमिलर सही है, हाँ, तो वो एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। इतना नहीं फिर सोचना, इतना नहीं सोचना। फिर वहां सोचना ही नहीं आपने कि भाई मैं लिखूं ना लिखूं। अगर आप वहां पे आपके माइंड में आ गया तो लिखो। बट अगर आपके पास जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के पीएम जनधन भी है और मुद्रा भी है, ठीक है, 1-2 और भी स्कीम में है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की काफी सारी स्कीम में है। ट्राइबल्स के लिए अलग से ही है अपनी पीएम बंधन योजना है वहां तो। ठीक है, ट्राइफेड है वहां, काफी सारे। मतलब कोशिश करो कि और अलग अलग डायमेंशन लिख लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो। बाकी इतना नहीं सोचना, जो माइंड में आ रहा है लिख लेना, वहां नहीं सोचना इतना। ठीक है, अगर आप वहां सोचने लग गए ना, तो फिर आप फिर सोचने को बहुत कुछ होता है। वहां पे बस एक ही चीज होनी चाहिए कि दैट जो भी मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं दैट इज बेस्ट, कि वही बेस्ट है बस। उसके बाद ना डिस्कस करना किसी के साथ, बस चुपचाप घर गए, GS2 की तैयारी की, फिर अगले पेपर को दिया, फिर चुपचाप घर गए, फिर 3 की तैयारी। फिर जब पेपर हो गए उसके बाद आप भूल जाते हो कि मैंने क्या लिखा होता है। ठीक है, वो फिर बाद में RTI में पता लगेगा फिर कि क्या लिखा है आपने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। कोशिश करो कि जो आप पेपर लिख रहे हो ना उसको साथ ही रखो, ताकि, और एक रेड पेन रखो अपने पास, कि कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि क्लास का कि हाँ यार ये पॉइंट मेरे आंसर में होना चाहिए, उसको ऐड कर दो साथ साथ। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप फिर घर में जाके ये पेपर दोबारा पढ़ते रहो। इसको एक अलग से फोल्डर में रखो, ये जो आप टेस्ट लिख रहे हो, और दैट्स इनफ। फिर लास्ट में यहीं से रिवीजन करो। आंसर लिखने से पहले 5 मिनट फॉर्मेशन या पॉइंट्स सोचना चाहिए। देखो 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है। 5 मिनट अगर सोचने लग गए तो फिर तो
2 मिनट भी बहुत ज्यादा है। मैं तो यही बोलूंगा कि 30 to 45 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि 8 नंबर को करना है, 8 नंबर के क्वेश्चन करने हैं 8 मिनट में, और 12 नंबर के क्वेश्चन करने हैं 10 मिनट में। मतलब कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, इस लेवल की स्पीड आपको डेवलप करनी है। तो अगर मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग में 30 सेकंड थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर भी लेता हूं, तो फिर भी मेरे पास 7.5 मिनट ही है। और 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर मैं 10 मिनट में से मैं 45 मिनट दे देता हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, ठीक है, या 1 मिनट दे सकता हूं, मैं बियर कर सकता हूं किसके लिए, 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए। बट 8 नंबर क्वेश्चन के लिए तो 30 सेकंड से ज्यादा सोचना मतलब वही है कि ज्यादा रिस्क टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आदत ही ऐसी डालो कि बस क्वेश्चन दिखा, जल्दी से 30 सेकंड में डायमेंशन बनाए, और फिर आगे सोच जल्दी से उसको क्रैक करने लग गए। क्योंकि ज्यादा सोचोगे तो फिर आदत वैसी पड़ जाएगी। ठीक है, तो कोशिश ऐसे करो, हो जाएगा विद द टाइम, सब कुछ डेवलप हो जाता है। आपने इसलिए ज्यादा नहीं सोचना, जब आप आंसर लिखने लग जाओगे ना, फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, what do you understand by the neighborhood first policy? Discuss the challenges of our neighborhood countries which may hamper India's neighborhood first policy। ठीक है, देखो इसमें बेसिकली हमारी एक तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है, और इसके बाद क्या था इसमें कि चैलेंजेस क्या है नेबरहुड के। तो जब खुद ही दे दिया ना चैलेंजेस, तो फिर उसके बाद आपने खुद से सॉल्यूशंस दे देना है। बस ये आपके पास आ गया कि जब चैलेंजेस आपने दे दिए तो वे फॉरवर्ड आप जरूर देंगे। हमें कभी सॉल्यूशन नहीं लिखना, या तो वे फॉरवर्ड लिखो, सजेशंस लिखो, वे अहेड लिखो, ठीक है, या क्या बोलते हैं पाथ टू फ्यूचर ऐसे लिखो। मतलब ऐसी चीजें लिखा करो, मतलब ऐसे नहीं लिखना कि सॉल्यूशंस आर दिस। ठीक है, फिर अब आपका देखो ये 3 डायमेंशन ही है इसमें। ठीक है, अब आप देखो कि वैसे तो जो क्वेश्चन फर्स्ट था ना, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, उसमें आपके पास रीजंस अलग से थे। बट मैं आपको जो मैं आंसर लिखा रहा हूं ना, मैं वैसे लिखा रहा हूं कि मान लो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में मेरे सामने पड़ा है, तो उस टाइम मैं कितना सोच पाऊंगा और कितना लिख पाऊंगा, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप घर में जाओगे, आप हर क्वेश्चन को बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंटरनेट है, आप सोचोगे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता है पेपर में। आपने पेपर के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी एक्सेल कर जाऊं एग्जाम में। ठीक है, अगर आप टाइम लेते हो, सोचने में बहुत टाइम लोगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं बेस्ट लिखूंगा, बेस्ट लिखूंगी, बेस्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपने बस कोशिश करनी है कि बस मैं बिल्कुल जल्दी से अपनी माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करूं और खत्म करूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने देखो पिछले क्वेश्चन में 7 और 5 6 वे फॉरवर्ड, 12-13 पॉइंट बहुत होते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में यार, बहुत होते हैं 12-13 पॉइंट। इट्स नॉट इजी टू सस्टेन कि आप 12 से 13 पॉइंट हर पेपर में लिख पाओ। अब वो भी होता है ना इसमें, देखो एक चीज और भी है कि ये अपने आप को बैकफायर भी करता है। कैसे कि मान लो जैसे मैंने देखा कि मैं कुछ क्वेश्चन में क्या किया मैंने कि 8 नंबर की, जैसे लास्ट ईयर की बात करूं, इस बार के तो भी चलो पता नहीं है मार्क्स, तो लास्ट ईयर क्या था कि मैंने 8 नंबर के क्वेश्चन में कईयों में ना ज्यादा पॉइंट लिख दिए और कईयों में कम लिख दिए, तो वो मेरे को ही बैकफायर हो गया, यूनिफॉर्मिटी नहीं रही ना। तो उससे क्या हुआ कि कुछ जहां मैं ज्यादा पॉइंट लिखा है वहां तो उसने अच्छे नंबर दे दिए, तो फिर बाकियों में उसने 2-2 नंबर दिए, 2 या 3 नंबर दिए, जबकि मैंने पॉइंट लिखे थे 6-6 7-7। 7 नंबर के पॉइंट में 7 या 8 पॉइंट, वहां उसने 2 ही नंबर दिए। तो मतलब मैं वही बोल रहा हूं कि एग्जामिनर की आप एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा देते हो। फिर अगर मान लो उसको पहला ही आपका पॉइंट दिख गया कि इस बंदे ने तो 14 पॉइंट लिख दिया 8 नंबर में, तो या तो उस 14 पॉइंट को सस्टेन करते चलो पूरे 10 क्वेश्चन में, और अगर आप सस्टेन नहीं कर पाए तो ये आपको बैकफायर करेगा। क्योंकि मान के चलो मैं एग्जामिनर हूं, 14 पॉइंट आपने लिखे, तो मान लो 14 का मैं आधा भी करता हूं, 7 तो चलो नहीं दूंगा, फिर उसमें और कम करता हूं 6, चलो 6 मैं दे सकता हूं GS3 में, पर 1 और 2 में तो मैं फिर भी आपको 5 या 4 ही नंबर दूंगा। ठीक है, चलो मैंने 5 दे दिया आपको 14 पॉइंट में, तो सोचो आपने कहीं 8 ही लिखे हैं, तो वहां कितने दूं फिर मैं आपको? 8 नंबर के क्वेश्चन में कहीं आप 8 ही लिख पाए, जब मैं सोचूंगा कि यार मैंने इसने 14 पॉइंट लिखे थे तो मैंने इसको 5 दिए, तो अब कैसे दूं मैं 8 में? तो 8 में मैं 2 ही दूंगा फिर सीधा। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि आपने अपने आप को सस्टेन भी रखना है, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप कितने लिख पाए। अब मैं जितने लिख पा रहा हूं जरूरी नहीं कि सभी उतना लिख पाए, या कहीं ऐसे हो सकता है वो मेरे से भी ज्यादा लिख के आते हो। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये है कि मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है कि आप कितना लिख सकते हो। धीरे धीरे ऑफ कोर्स विद द टाइम तो नंबर ऑफ पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं और स्पीड भी इंक्रीज होती है, बट अभी ज्यादा नहीं घुसना है आपने, अभी बस क्वालिटी पे फोकस करना है और पेपर कंप्लीशन पे फोकस करना है। आपको लगता है कि मेरे पास टाइम बचता है तो करो। अब मेरे पास 15 मिनट पहले हो जाता है मेरा पेपर, 10 मिनट पहले हो जाता है पेपर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है मेरे पास टाइम होता है,
ठीक है, तो इस बार मैंने उस चीज को ये किया। GS1 मेरा 10-15 मिनट पहले हुआ, अदरवाइज 2 और 3 मैंने पूरा टाइम में किया, क्योंकि मैंने उसमें टाइम दिया, कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया कि मेरा 15 मिनट पहले हो जाता, उससे बेटर है कि ज्यादा कंटेंट लिख के आऊं। तब करो ये इनोवेशन, पहले नहीं करनी इनोवेशन, पहले तो ये देखो कि मेरा पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कब आई थी? देखो ये आई थी लगभग ये शायद 2008 में आई थी। ठीक है, 2008 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देखो इसके बारे में, देखो क्वेश्चन यही था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इसके बारे में अब बताओ कि पर्पस क्या था इस पॉलिसी का। पहले तो यही लिखो कि ये 2008 में आई थी और बेसिकली ये एक तो इंटरनल सिक्योरिटी पे, इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, इन पे ज्यादा फोकस करती थी ये। ठीक है, इनिशियल टाइम में। तो ये आपकी इंट्रो हो गई बेसिकली। अब आप लिख रहे हो पर्पस। पर्पस क्या है फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का? तो यही सेम पर्पस है यार, कनेक्टिविटी, ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट सोवरेनिटी, ठीक है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, ये जो बेसिक फीचर्स हैं ये सबके, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बूस्ट करना है, ठीक है, पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नो रेसिप्रोसिटी। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि बिल्कुल मतलब कोई भी इनिशिएट नहीं करेगा एक दूसरे के लिए। और एक दो पॉइंट्स और होंगे इसमें। तो मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या भर दिया, ये 12 नंबर का है ना, आई थिंक, है ना, 12 नंबर का ना ये। तो 12 नंबर में देखो आप, 12 नंबर में आपने इंट्रो लिख दी, पर्पस लिख दिया, तो लगभग एक पेज तो भर गया आपका। इंट्रो और पर्पस में एक पेज आराम से भर जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास, अब देखो ये भी कोशिश किया करो कि फ्लो चार्ट्स का भी यूज करो पेज भरने के लिए। सिर्फ सिंपल पॉइंट्स थोड़ी लिखने हैं, यूज फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स का यूज करो कहीं पे। मान लो आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी के आप ऑब्जेक्टिव बता रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव में कभी भी एग्जांपल नहीं आते, पर्पस में कभी भी एग्जांपल नहीं आते। एग्जांपल किस में आते हैं? चैलेंजेस और सॉल्यूशंस में, बाकी में नहीं आते एग्जांपल्स कभी भी। अगर मान लो मैं बोलूंगा कि हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसमें कभी भी एग्जांपल्स नहीं आते, वो डायरेक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो वहां पे आप फ्लो चार्ट का यूज करो, वहां पे फ्लो चार्ट यूज करो, स्पेस भी कवर हो जाएगा और आपका कंटेंट भी कवर हो जाएगा। अब आपके पास फिर भी अब 1.5 पेज अब और बचता है, आपके पास 1.5 पेज अब और बचता है, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन अब और लिखना है। ठीक है, एक पेज आपने भर दिया है। अब मेरे पास चैलेंजेस सॉल्यूशंस के लिए 1.5 पेज है। तो अब मैं चैलेंजेस, मेरे पास नेबरहुड काफी सारे हैं, तो मैं हर नेबर के अलग अलग चैलेंजेस बताऊंगा। ठीक है, फिर हो सकता है कि मैं सॉल्यूशंस भी इंडिविजुअल दूं, हो सकता है कि मैं इंडिविजुअल सॉल्यूशन दूं, या फिर मैं कलेक्टिव सॉल्यूशन भी दे सकता हूं, रादर देन कि मैं इंडिविजुअल की भाई चाइना के साथ मेरा क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, प्रॉब्लम तो है चाइना के साथ, तो उसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। आप चैलेंजेस में क्या करो, अब जैसे मान लो चैलेंज मैंने लिखा इंडिविजुअल कि चाइना के साथ क्या चैलेंज है, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स। चलो इतने लिख दिए मैंने। तो कितने पॉइंट बन गए आपके चैलेंजेस में? 1 2 3 7 पॉइंट बन गए चैलेंजेस के। ठीक है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अब आप लिखो चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है हमारी। चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो हमारे सबसे बड़ा खतरा है, और ऑफ कोर्स दी बॉर्डर इश्यूज। ठीक है, फिर आपका पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, और ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है। ठीक है, ये लिख लो। फिर नेपाल के साथ क्या इशू है, एक तो लिखो कि इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स चाइना हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट लिख दो, काला पानी और लिपू लेक, वो भी है इसके साथ। श्रीलंका के साथ क्या हमारे पास इशू है, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस, बैंकरप्ट हो रहा है, दूसरा फिशरमैन इशू है हमारे साथ। चाइना का इन्फ्लुएंस फिर हर जगह हो जाएगा ना, थोड़ा कोशिश करना हटके। एक फिशरमैन का इशू बहुत है श्रीलंका के साथ, ठीक है, वो जरूर लिखो। तमिल वाला इशू है, ठीक है, वो लिखो। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो इसमें ना, कुछ मतलब स्पेसिफिक इश्यूज है ना, उसको हाईलाइट करो। चाइना का तो हर जगह ये, कुछ जगह पे जहां नहीं मिल रहा वहां ठोक दो चाइना, जहां मिल रहा है, जहां प्रॉपर स्पेसिफिक पता है वहां तो स्पेसिफिक ही लिखो। बांग्लादेश अभी आपको बताया रिसेंटली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिखो, और वहां पे इलीगल क्या कहते हैं इमिग्रेशन जो हो रही है, रोहिंग्यास वाला, वो कॉन्सेप्ट लिखो वहां पे। ठीक है, म्यांमार में क्या है, मिलिट्री कूप है, ठीक है, और म्यांमार के साथ क्या रिलेशन है, वहां पे भी आपका ऑफ कोर्स वो भी क्या बोलते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग में, तो म्यांमार भी आपका इन्वॉल्व है, तो मतलब लिख सकते हैं आप यहां पर भी। ठीक है, मॉलदीव्स, मॉलदीव्स का वही है, इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स चाइना। ठीक है, मोइजो वालेट अभी हमने देखा था कि रिसेंटली काफी सारी चीजें हो गई थी, जबकि मॉलदीव्स इंडिया से काफी ग्रांट जाती है मॉलदीव्स को, पर फिर भी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली। तो ये सारे सारे चैलेंजेस हैं। अब आपने 7 चैलेंजेस दे दिए, अब आपका 1.5 पेज है, तो 1.5 पेज में आप मतलब 7 और 5 12 पॉइंट आराम से भर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, 1.5 पेज है ना, तो फिजिबल है ये। नाउ यू कैन राइट 5 सॉल्यूशंस, की 5 सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं इसमें। जैसे कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला, मतलब अब देखो, अब सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट देना तो टफ हो जाएगा कि आप इंडिविजुअली दो, फिर वो ना ऑड लगता है कि आपने जैसे यहां पे
सेग्रीगेट अलग अलग बताया ना, तो वो यूनिक लगता है, अच्छा लगता है कि अच्छा आपने अलग अलग बता दी प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन अब कंबाइन दे दो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ आप उसमें एग्जाम्पल डाल दो, लाइक जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि भाई बॉर्डर मैनेजमेंट, कि बॉर्डर की मैनेजमेंट करनी है, तो एग्जाम्पल डाल दो कि बांग्लादेश में बॉर्डर जो है वहां पे हम क्या बोलते हैं आपका ड्रोन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो वैसे एग्जाम्पल डाल दो, बट पॉइंट सब कंबाइन लिखो। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो बॉर्डर सर्विलेंस, ठीक है एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल, चलो डिप्लोमेटिक टॉक्स, ठीक है। फिर और हम कर सकते हैं रीजनल ग्रुपिंग पे काम कर सकते हैं, रीजनल जो हमारे ग्रुप्स है ना, जैसे बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं ना, रिवाइवल ऑफ रीजनल ग्रुप्स। और स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल टाइज, हम जो पीपल टू पीपल टाइज है ना उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एग्जाम्पल डाल दो, जैसे सार्क यूनिवर्सिटी खुली है दिल्ली में, सार्क यूनिवर्सिटी, तो वहां पे सारे देशों के बच्चे आएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, तो आपस में एंगेजमेंट होगी लोगों की, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के लोगों की एंगेजमेंट होगी, एक्सचेंज ऑफ व्यू पॉइंट्स होगा, आइडियाज होगा, तो पता लगेगा ना लोगों को। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। अब मान लो पाकिस्तान का कोई बंदा यहां आके पढ़ता है, ठीक है, आपके साथ पढ़ता है, तो आप उसके बारे में सोचोगे। अब हो सकता है मेजोरिटी ऑफ द जो पाकिस्तानी है वो इंडिया को दुश्मन मानते हो, पर मान लो कुछ उसमें हो कि जो ऐसे मानते हो कि नहीं यार इंडियंस भी अच्छे हैं, ठीक है, तो आप किसी ऐसे इंडियन साथ पाकिस्तानी साथ कांटेक्ट में आ गए, तो आपका व्यू पॉइंट वैसा हो जाएगा कि नहीं यार सारे नहीं है वैसे, कुछ तो अच्छे भी हैं। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना आंसर फ्रेम करना होता है। और क्या हो सकता है इसमें, और हो सकता है कुछ। इंडिया की ना एक और अच्छी सबसे चीज है कि ये रहता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के टाइम पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा कौन रहता है, अपना इंडिया। एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे जैसे इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें अगर हम, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, या आप लिख सकते हो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल डाल दो, जैसे ऑपरेशन संजीवनी, जब हमने कोविड की वैक्सीन पहुंचाई थी, ऑपरेशन नहीं दोस्ती तो बाहर हो गया, टर्किश वो तो आउटसाइड नेबरहुड हो गया ना, नेबरहुड की बात करेंगे हम अभी, है ना। फिर आपके पास ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में जब साइक्लोन मोचा आया था, तो ऑपरेशन करुणा हमने भेजा था ना यहां से। तो ये चीजें याद आनी चाहिए बस, ये चीजें याद आ गई तो आपका आंसर कंप्लीट है। अब यहां पे मैंने सारे ऑपरेशन थोड़ी लिखने हैं यार, ठीक है, मैं कोई 10 ऑपरेशन थोड़ी लिखूंगा, एक या दो, एक भी याद आता ऑपरेशन संजीवनी दैट वुड बी इनफ, बस एक याद आना चाहिए जो आपके पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर दे, दैट्स इट। एक आप यहां पे कनेक्टिविटी लिख सकते हो, एक मेरे माइंड में और आया, कनेक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है कनेक्टिविटी का, एग्जांपल जैसे आपके पास है जो हमारा BBIN प्रोजेक्ट है, ठीक है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, और एक हमारे पास है कलादान IMT वाला, जो IMT ट्रायंगल है, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड, IMT जो ट्रायंगल है वहां पर भी हम इसको कलादान प्रोजेक्ट है शायद, हुआ ना। तो फिर तो बहुत कुछ आ जाएगा जो भी लिखना है। देखो मैं वही बोल रहा ना कि ये 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो आपका माइंड भी तो ऑफकोर्स इनोवेटिव है, ऐसा तो नहीं कि आप सोच नहीं सकते हैं, तो आप भी अपने माइंड से लिख सकते हैं, बट अप्रोच बस आप समझ गए, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अप्रोच क्या है बेसिकली, उस पर हम काम करें। हाँ जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप। जैसे वेरी बेसिक क्वेश्चन, जैसे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं तो ईजी का यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, नो इश्यूज, नो इशू, फॉर एग्जाम्पल तो लिखना भी नहीं है, सिंपल इजी लिखो बस। जैसे हिमाचल प्रदेश है, do we need to write like अगर स्टेट का ही नाम आ रहा है तो इन किसी किसी क्वेश्चन हम HP उसको शॉर्ट फॉर्म में दिस मच ऑफ हाँ देख सकते हो। नो इशू, मैं हिमाचल का एग्जामिनर हूँ जिसने चेक करना है, HP लिखा है तो मैं समझ जाऊंगा कि HP लिखी है आपने, नो इश्यूज। HP MP UP इसमें कुछ नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। किसमें, उसमें पॉइंट्स होंगे ना ज्यादा, हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हम ज्यादा लिखेंगे, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन में हम 8 पॉइंट लिखेंगे, उसमें 12 नंबर के क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि 12 से 13 14 पॉइंट लिखें। नहीं यार उसमें नहीं ये गेम बनती है, मतलब हर क्वेश्चन उसमें बनेगी। हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में क्या फैक्ट डालोगे आप। हाँ
आर्ट एंड लिटरेचर में ये फैक्ट डाल सकते हो कि जैसे गुप्ता आर्ट, किसी स्पेसिफिक आर्ट के बारे में बताया या कुछ भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो उसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो कि भाई ये गुप्ता के टाइम की ये पेंटिंग्स हैं, एग्जाम्पल कि गुप्ता के टाइम पे ये, जैसे इस बार क्वेश्चन था कि इंडिया कॉलोनियल आर्ट का क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, सॉरी कॉलोनियल रूल का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन आर्ट पे, तो उस तरह से क्वेश्चन था। तो इंपैक्ट था तो मैंने पॉजिटिव लिखा, फिर नेगेटिव लिखे, तो पॉजिटिव्स के 4 लिखे, पॉइंट लिखे 4 या 5, और नेगेटिव्स के 4 या 5 पॉइंट, ठीक है। तो उसमें बस इसमें नहीं एग्जांपल डालना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ही एग्जांपल है आपका। जैसे मान लो पहले ही मैंने लिख दिया कि जैसे पोर्टुगीज का इबेरियन स्टाइल था, पोर्टुगीज का इबेरियन स्टाइल था, फिर न्यू रोमन स्ट्रक्चर आया, ठीक है, फिर गोथिक स्ट्रक्चर आया, तो इस तरह इंडो सेरेनिक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आया, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए मेरे, ये एग्जाम्पल हो गए। फिर आपकी हेडिंग, जैसे मैंने यहाँ हेडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लिखी है ना, वहां पे हेडिंग मेन हो जाती है। 1 और 2 में आपकी जो मेन हेडिंग है वही आपका पॉइंट है, वही आपका एग्जाम्पल है। फिर आप वहां पे बेसिकली इलेबोरेट करते हो उसको। अब इबेरियन स्टाइल है तो मैं बोलूंगा कि भाई जहां पे बेसिकली पोर्टुगीज ने रूल किया, फिर एग्जाम्पल डालूंगा गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे चलना है, ठीक है। अभी लिखो तो आप, अभी तो पहला ही दिन है आज, आप लिखो भी, आंसर लिखो, तब पता लग जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। दैट्स ऑल।